हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं दोस्तों। आपके अपने परिवार के अंदर शाम के 6 बज चुके हैं और अपने साथ दोस्तों अपनी मॉडल पेपर की सीरीज रोजाना शाम को 6 बजे चल रही है। उसके अंदर हम रेगुलर दोस्तों जो राजस्थान के अंदर पशु परिचर भर्ती है उसी को मुख्यतः टारगेट करके हम मॉडल पेपर कवर कर रहे हैं दोस्तों। आज का हमारा चौथा मॉडल पेपर है और चौथे मॉडल पेपर के अंदर आज की क्लास के अंदर दोस्तों लगभग 35 से 40 क्वेश्चन करवाऊंगा और उसकी एक्सप्लेन भी साथ में आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस मॉडल पेपर को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और किसी भी प्रकार का डाउट लगता है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स खुला है, उस पर मैसेज कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों ये रहा। पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करना दोस्तों। अगर गलत होता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर गलत होता है, एग्जाम के अंदर गलत तो नहीं होगा। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अजमेर को मसूदा से जोड़ता है दोस्तों? बर दर्रा, पाखरिया दर्रा, शिवपुरा घाट दर्रा या कोरम घाट दर्रा? दोस्तों कौन सा दर्रा है जो दोस्तों आपके मसूदा से जोड़ता है दोस्तों? बरदर्रा दोस्तों। बरदर्रा की बात करें तो ये दोस्तों आगरा को अहमदाबाद मार्ग से जोड़ता है दोस्तों। कौन से? जो आगरा, आगरा वह अहमदाबाद को जोड़ता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, अहमदाबाद को जोड़ता है। और दोस्तों ये किस पर, कौन सा नेशनल हाईवे पर स्थित है? NH 14 पर दोस्तों ये स्थित है। और NH 14 पर दोस्तों ये अपना स्थित है दोस्तों। ठीक है, बरदर्रा जो पाली में राष्ट्रीय राजमार्ग पाली को का जो NH 14 है ना, उस पर दोस्तों पाली का है ये नेशनल हाईवे दोस्तों, पाली का। ठीक है, अब दोस्तों अगला पूछे तो दोस्तों ये आपका मसूदा से जोड़ता है वो आपका खरिया या पखारिया दर्रा दोस्तों। ये है, ये अजमेर को मसूदा से जोड़ता है दोस्तों। अजमेर को किससे जोड़ता है? मसूदा से। ठीक है, ये अजमेर के जो जो पूर्वी किनारा है वहां से दोस्तों स्थित है, वहां से गुजरता है। ये अजमेर का जो पूर्वी किनारा वहां से दोस्तों ये पखारिया दर्रा दोस्तों वहां पर स्थित है। शिवपुर घाट दर्रा दोस्तों ये कहां पर है? ये अजमेर को मेवाड़ से जोड़ता है दोस्तों। किसको किससे जोड़ता है? अजमेर को मेवाड़, अजमेर व मेवाड़ को जोड़ता है दोस्तों, को जोड़ता है। ठीक है, अपना हो जाएगा ये आपका शिवपुर घाट दर्रा दोस्तों। ठीक है, गोरम घाट दर्रा दोस्तों। ये गोरम घाट दर्रा कहां पर है दोस्तों? इसे ही खामटी घाट दर्रा भी कहते हैं, खामटी घाट। खामटी घाट कई जगह मिले तो आप यही करना दोस्तों, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। ये मारवाड़ जो जंक्शन है दोस्तों, कौन सा जंक्शन? मारवाड़ जंक्शन, वह आपके आमेट जो राजसमंद के अंदर है दोस्तों, आमेट जो राजसमंद के अंदर है को जोड़ता है दोस्तों। किसको जोड़ता है? आपके मारवाड़ जंक्शन को दोस्तों आमेट, आमेर नहीं दोस्तों, आमेट जो राजसमंद के अंदर है उसको जोड़ता है दोस्तों। ठीक है, या आपको इंपॉर्टेंट लगाकर याद रखना है दोस्तों। अजमेर के अंदर कुछ और दर्रे हैं दोस्तों, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अजमेर के अंदर कुछ और दर्रे हैं उनके बारे में दोस्तों। एक कच्छ वाली दर्रा दोस्तों स्थित है अजमेर के अंदर, ये कच्छ वाली, कच्छ वाली दर्रा। एक दोस्तों आपका पीपली दर्रा दोस्तों, पीपली दर्रा। और एक हो जाएगा दोस्तों उदबारी दर्रा दोस्तों, आपको हो जाएगा उदबारी। कौन सा दर्रा? उदबारी दर्रा दोस्तों। और एक हो जाएगा स्वरूप घाट दर्रा दोस्तों। कौन सा घाट? स्वरूप घाट दर्रा। और आपके और कौन सा बच गया दोस्तों? देवरी दर्रा दोस्तों, हाँ देवरी दर्रा दोस्तों, देवरी दर्रा। ये सारे के सारे अजमेर के अंदर स्थित है दोस्तों। कहां पर है? अजमेर के अंदर है ये। ठीक है, और ये अजमेर को जोधपुर के जोड़ने से कार्य करता है दोस्तों। ये अजमेर को जोधपुर से जोड़ने का दोस्तों सहायता ये करते हैं सारे दर्रे दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट लगाकर याद करना है दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों। चित्तौड़ का पहला जौहर कब हुआ दोस्तों? बताओ, चित्तौड़ का पहला जो दोस्तों जौहर है दोस्तों ये कब होता है? 1535, 1568, 1303 या 1295? 1295 के अंदर आपको कुछ याद है क्या दोस्तों? 1295 के अंदर जैसलमेर का पहला जौहर होता है, जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर का पहला जौहर दोस्तों। अब कहीं कुछ स्टूडेंट को ये भी पता नहीं है जौहर क्या होता है, केसरिया क्या होता है दोस्तों। जौहर दोस्तों जब राजा
को ये ऐसा लग जाता है कि अब दोस्तों हम किसी भी प्रकार उन पर विजय हासिल नहीं कर सकते। तो दोस्तों वो एक पगड़ी धारण करते हैं, उसे कहते हैं केसरिया। वो दोस्तों मार-काट पर उतर जाते हैं। उन्हें पता है कि हमें हमें तो मरना है, हम जितने को मारे उतने तो को मार दें बस। ये वो एक केसरिया पगड़ी धारण करते हैं सिर पर। और उसके बाद दोस्तों उनकी जो मृत्यु हो जाती है दोस्तों केसरिया होने के बाद दोस्तों जौहर होता है। जौहर के अंदर जितनी भी महिलाएँ हैं ना, वो एक किसी कुंड के अंदर या किसी आग के अंदर दोस्तों कूद कर अपनी जान दे देती है दोस्तों। ये होता है जौहर। केसरिया होने के बाद जौहर होता है दोस्तों जौहर। ठीक है? याद रखना। और एक किस कहाँ पर दोस्तों अर्ध साका हुआ था? साका, साका का यही मतलब होता है दोस्तों जौहर, जौहर तो दोस्तों महिला ही करती है, केसरिया पुरुष करते हैं। और साका, जहाँ पर साका दोस्तों अर्ध साका का मतलब है जहाँ पर केसरिया और दोस्तों केसरिया हुआ है लेकिन जौहर नहीं हुआ। ठीक है? साका है तो दोस्तों वहाँ पर जौहर और केसरिया दोनों होते हैं। और अर्ध साका दोस्तों किस दुर्ग के अंदर हुआ था? आप कमेंट करके बताइए दोस्तों। ढाई साके के लिए दोस्तों कौन-सा दुर्ग है? वहाँ पर दोस्तों जौहर होता है, सॉरी केसरिया हो जाता है, जौहर नहीं होता वहाँ पे। ठीक है? 1295 में जैसलमेर का पहला जौहर होता है दोस्तों। ठीक है? किसके समय होता है दोस्तों? राव जेठ सिंह के समय। किसके समय? राव जेठ सिंह। जेठ सिंह के समय। ये भी आपको इंपॉर्टेंट लगा कर याद रखना है। आक्रमण वर्सेस आक्रमण एक के यानी अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण ने हमला कर दिया था दोस्तों उस समय। ठीक है? बताओ जल्दी से, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1303 ईस्वी को दोस्तों। 1303 ईस्वी का चित्तौड़ का पहला जौहर होता है दोस्तों। और आक्रमण किसका था दोस्तों? जल्दी से बताइए। जल्दी-जल्दी कमेंट करके बताइए। रतन सिंह, शासक तो यहाँ पर रतन सिंह थे। वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों। एक ही लिख रहा हूँ, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था दोस्तों। मेवाड़ के शासक थे रतन सिंह, उनके ऊपर दोस्तों। और चित्तौड़ का दूसरा अपना जो साका है दोस्तों, वो कब होता है? चित्तौड़ का सेकंड साका ये होता है 1534 के अंदर दोस्तों। ठीक है? और ये होता है दोस्तों आपके शासक कौन थे दोस्तों? अभी याद करो विक्रमादित्य। विक्रमादित्य दोस्तों। ठीक है? और आक्रमण किसका था दोस्तों? वो अपने गुजरात का शासक कौन था दोस्तों? याद करो, गुजरात का शासक था दोस्तों अपने बहादुर शाह जफर। उनका आक्रमण था दोस्तों। बहादुर शाह जफर का आक्रमण था दोस्तों इस समय 1534 के अंदर। पहला 1303, दूसरा 1534 को दोस्तों। ठीक है? जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है? कमेंट बॉक्स के अंदर अपना थम्स अप जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों बहुत ही शानदार दोस्तों डिजाइन किए हुए सारे प्रश्न एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा दोस्तों कि सर हम केवल मॉडल पेपर करें। मॉडल पेपर नहीं दोस्तों, मॉडल पेपर तो आपके बुक्स के अंदर मिल जाएंगे सारे, वो कर लीजिएगा। बुक्स बहुत ज्यादा आती है मॉडल पेपर की, लेकिन दोस्तों इतना सारी जानकारी एक जगह नहीं मिलेगी। और ये प्रश्न कहीं बुक पे मिल जाए, कहीं टेस्ट सीरीज में मिल जाए तो बता देना दोस्तों, कहीं पर नहीं मिलने वाले, एक जगह नहीं मिलेंगे। मैंने बहुत कठिनाई से दोस्तों इनको छांटनी करके लाया हूं आपके लिए बस। 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में किस कंपनी अधिकारी की हत्या कर दी गई थी दोस्तों? कर्नल एबोट, कप्तान समर्स, मेजर बटन, कप्तान मुक मेसन। आपने दोस्तों अगर पिछले 3 मॉडल पेपर आपने देखे हैं, तो आपको ये अंदाजा और लग रहा है कि दोस्तों 1857 की क्रांति के प्रत्येक मॉडल पेपर के अंदर प्रश्न है। अगर देखा है तो दोस्तों, ये प्रश्न मैं इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि 1857 की क्रांति का पूरा आपके पास रिवीजन हो जाए दोस्तों। किसकी हत्या दोस्तों हो जाती है? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों ये आक्रमण कब से कब होता है? पहले इसके बारे में बढ़ते हैं, कोटा के बारे में दोस्तों। कोटा विद्रोह। कोटा विद्रोह। कोटा विद्रोह की बात करें दोस्तों, ये होता है 15 अक्टूबर आपके 1857 को दोस्तों। इसका नेतृत्व करते हैं, एक तो थे जयदयाल व एक थे दोस्तों मेहराब खान। कौन से खान? मेहराब खान। मेहराब खान। और एक थे हरदयाल। हरदयाल। इनके नेतृत्व में कोटा के अंदर विद्रोह शुरू होता है दोस्तों। जयदयाल, मेहराब खान और हरदयाल के नेतृत्व में 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के अंदर दोस्तों विद्रोह शुरू होता है दोस्तों। और इसी समय दोस्तों विद्रोह ने जो मेजर बर्टन था ना, और उसके दो पुत्र थे, एक तो था दोस्तों सेडलर और एक दोस्तों कौन था? याद नहीं है दोस्तों, सेडलर था, एक कौन था दोस्तों? जल्दी याद करिए दोस्तों। अपने
षड्यंत्र डॉक्टर था, बेटों का भी नाम याद नहीं, लेकिन आपसे नहीं पूछेगा बेटों का नाम। लेकिन एक डॉक्टर और 2 में अपने बटन के बेटे थे, और एक बटन की मेजर बटन खुद की दोस्तों अपनी शीश काट कर दोस्तों ले गए थे। शीश काट कर दोस्तों पूरे कोटा शहर के अंदर गोल घुमाया जाता है, मेजर बटन का शीश काट कर दोस्तों। और ये कार्य जयदयाल और मेहराब खान और हरदयाल ने किया था कोटा के अंदर दोस्तों, क्रांति का नेतृत्व करते समय दोस्तों। ठीक है। चलो, और दोस्तों मेहराब खान को और जयदयाल को दोस्तों फांसी भी दी गई थी इस विद्रोह के बाद दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। जयदयाल और दोस्तों आपके मेहराब खान को दोस्तों, हरदयाल इसके अंदर दोस्तों उनके काले पानी की सजा हुई थी शायद दोस्तों, और जयदयाल और मेहराब खान को दोस्तों अपने क्या कर दिया था, फांसी की सजा इसके बाद दोस्तों देते हैं। चलो, अगला प्रश्न, इंदिरा रसोई योजना कब शुरू की? ये माननीय अशोक जी गहलोत के द्वारा या किसके द्वारा शुरू की गई थी? जल्दी से बताओ दोस्तों। अशोक जी गहलोत के द्वारा शुरू की गई थी ना, पूर्व सीएम दोस्तों हैं। इसका ध्येय वाक्य किसी को पता है क्या? इसका ध्येय वाक्य क्या है? अभी तो इसका नाम परिवर्तन कर दिया दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया, वर्तमान में तो इसका नाम यही है। लेकिन दोस्तों योजना पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने पर्सन इंक्लूड किया है। अभी तो अन्नपूर्णा रसोई योजना दोस्तों इसका नाम, लेकिन शुरुआत हुई थी तो इंदिरा रसोई योजना से। इसका ध्येय वाक्य है दोस्तों या आदर्श वाक्य है, कोई भी भूखा नहीं सोना, भूखा नहीं सोना दोस्तों चाहिए, ये इसका आदर्श वाक्य है। ठीक है। भोजन दिन में 2 बार दोस्तों इसके अंदर प्रदान किया जाता है, सुबह और दोस्तों शाम को। और इसके अंदर दोस्तों 8 रुपए थाली का खर्चा था, जिसके अंदर दोस्तों अचार वगैरह दिया जाता था दोस्तों। ये गरीब जरूरतमंद लोगों को दोस्तों इसके अंदर खाना खिलाया जाता था दोस्तों। ठीक है। और इसके अंदर राजस्थान सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था, तब शुरू की थी तब दोस्तों। ठीक है ना। अब तो कितना है दोस्तों, वो करंट का क्वेश्चन है अलग से। चलो, अभी तो दोस्तों शायद इसका ज्यादा बजट नहीं है क्या? 250 करोड़ बजट होना चाहिए दोस्तों, 250 करोड़ है। ये नहीं पूछेगा कितना बजट है, ये कब से शुरू होती है? ये आपके राजस्थान सरकार द्वारा 20 अगस्त 2020 को शुरू होती है। राजस्थान सरकार ने 20 अगस्त 20 बस याद कर लेना, 20/8/20। ठीक है। चलो, अगला प्रश्न, कौन सी भाषा मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है दोस्तों? आपने एक फिर नोटिस किया होगा, प्रत्येक क्वेश्चन में भाषा से दे रहा हूं, तो भाषा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। बागारी है, बागारी थोड़ी होगा दोस्तों। हम्म बागड़ी है दोस्तों, बागड़ी। बागारी नहीं है दोस्तों, ये इंग्लिश, ये क्वेश्चन थोड़े इंग्लिश में होते हैं ना, इंग्लिश में टाइप होते हैं पहले, फिर हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट किया जाता है डायरेक्ट दोस्तों। ठीक है। चलो जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर भी दोस्तों ऑप्शन एक तो नहीं होगा बागारी, और जो भी हो दोस्तों रागड़ी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, रागड़ी। चलो, आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दूं क्या इसकी? है, रागड़ी बोली मालवी और अपने मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है दोस्तों। ये इसका क्षेत्रफल कौन कौन से क्षेत्र के अंदर ये बोली जाती है दोस्तों, ये बताओ। ये रागड़ी बोली है दोस्तों, कहां पर बोली जाती है? इस पर हरियाणवी का कुछ प्रभाव है, हरियाणी जो भाषा है उसका भी प्रभाव है। और ये पाकिस्तान और भारत के जो मूल निवासी है उनके द्वारा ये बोली जाती है दोस्तों। पाकिस्तान और भारत की जो सीमा पर दोस्तों निवास करते हैं ना, उनके द्वारा दोस्तों बोली जाती है ज्यादातर दोस्तों, रागड़ी या मारवाड़ी या मालवी दोस्तों। रागड़ी बोली कहते हैं इसे विशेष तौर पर। अब कुछ बोलियां बता देते हैं दोस्तों, मारवाड़ी बोली कहां पर बोली जाती है? कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, मारवाड़ी बोली बताओ। मारवाड़ी बोली है दोस्तों आपकी कहां पर बोली जाती है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। मारवाड़ी बोली आपकी एक तो जोधपुर के अंदर बोली जाती है, एक आपका जैसलमेर हो जाएगा, और एक बीकानेर हो जाएगा, और बीकानेर के बाद नागौर हो जाएगा, और शेखावाटी वाला क्षेत्र है, चूरू झुंझुनू सीकर और नीम का थाना वाला दोस्तों क्षेत्र, ये हो जाएगा, और सिरोही। ठीक है, ये मारवाड़ी बोली का यही क्षेत्र है दोस्तों ज्यादातर। एक होती है दोस्तों मेवाड़ी बोली, मेवाड़ी, ये कहां पर बोली जाती है? जल्दी से कमेंट करिएगा। मेवाड़ी बोली आपकी बोली जाती है विशेष तौर पर आपके यूडीपी उदयपुर दोस्तों, और आपका भीलवाड़ा, ज्यादातर वो अपना मेवाड़ क्षेत्र ही है इसके अंदर, मेवाड़ क्षेत्र वाला दोस्तों भीलवाड़ा,
और आपके जो आसपास का जो भीलवाड़ा के और आसपास का जो क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र कर सकते हो। मेवाड़ क्षेत्र में मेवाड़ी बोली बोली जाती है, मेवाड़ क्षेत्र में। उसके बाद है ढूंढारी बोली दोस्तों। ढूंढारी बोली आपकी कहाँ पर बोली जाती है? ढूंढारी बोली आपके जो जयपुर हो गया और टोंक हो गया और आपका एक कौन सा बचा है? किशनगढ़ दोस्तों, वहां पर बोली जाती है ढूंढारी बोली दोस्तों। ठीक है, जल्दी से इन चीजों को नोट करिए। मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड लेने की जरूरत नहीं दोस्तों, यहाँ पर लिख देता हूँ चलो। एक होती है मालवी बोली, इसके अंदर है ना ऑप्शन में मालवी बोली। ये ज्यादातर दोस्तों जो मध्य प्रदेश के जो मालवा वाला क्षेत्र है ना, वहां पर बोली जाती है। यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? कोटा, झालावाड़ और प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़। और दोस्तों बागड़ी बोली, बागाड़ी नहीं है दोस्तों, बागड़ी बोली है, ये मैं लिख देता हूँ अलग से, बागड़ी। ये कहां पर बोली जाती है? कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से बताइए। ये आपकी बागोर क्षेत्र। अब बागोर क्षेत्र अब नया क्षेत्र है दोस्तों, बागोर क्षेत्र आपसे क्षेत्र अपने शब्दकोश के अनुसार पूछा जा सकता है, बागोर क्षेत्र के अंदर कौन से जिले शामिल हैं? तो बागोर क्षेत्र के अंदर आपके बांसवाड़ा और आपका डूंगरपुर, वह डूंगरपुर। ठीक है, और इस पर किसका प्रभाव है? जो गुजराती भाषा है उसका प्रभाव है, गुजराती जो भाषा है इसका प्रभाव है दोस्तों। और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रागड़ी दोस्तों। मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण रागड़ी बोली। इसका पूरा का पूरा भाषा से जितने प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत संयुक्त राजस्थान के साथ ग्रेटर राजस्थान में शामिल थी दोस्तों? बताओ। ग्रेटर का मतलब होता है तो वृहद राजस्थान। ठीक है, वृहद। क्योंकि इंग्लिश में कहता हूं ना, इंग्लिश से प्रश्न होते हैं वो हिंदी में ट्रांसलेट होते हैं, तब दोस्तों यही कई कर देता है दोस्तों एक्सप्लेन। वृहद राजस्थान में शामिल थी दोस्तों। जल्दी से बताइए दोस्तों। पहले तो दोस्तों ग्रेटर राजस्थान दोस्तों, इसका अपना उद्घाटन कब होता है? 30 मार्च 1949 1949 को दोस्तों उद्घाटन होता है। और कहां पर होता है? जयपुर के अंदर। इसके द्वारा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दोस्तों, पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका करते हैं उद्घाटन। और इसके अंदर कौन कौन सी रियासतें शामिल थी अपने ग्रेटर राजस्थान के अंदर? तो वो थी आपकी, एक तो बांसवाड़ा वाली, बांसवाड़ा, और एक हो जाएगी आपकी बूंदी, एक हो जाएगी किशनगढ़। कौन सी गढ़? किशनगढ़ दोस्तों। और आपकी झालावाड़ साथ में है, झालावाड़। और आपकी डूंगरपुर, एक हो जाएगी कोटा। और कौन सी बच गई कोटा के बाद दोस्तों? कोटा 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 के बाद अभी नहीं याद करो दोस्तों, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। और दोस्तों आपका जो पूर्वी राजस्थान संघ था ना, वो पहले पूर्वी राजस्थान संघ। और दोस्तों उसके साथ यूडीपी के नाम से लिख देता हूं उदयपुर दोस्तों। यूडीपी लिखूं वहां पर उदयपुर समझ जाना, जो स्टूडेंट है दोस्तों नए हैं उनको बता देता हूं। जयपुर और दोस्तों जोधपुर और आपका जैसलमेर और बीकानेर। इतने दोस्तों रियासतें, बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, आपकी झालावाड़ हो जाएगी, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक जो पूर्वी राजस्थान संघ था वो, और साथ में उदयपुर, अपने जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये रियासतें शामिल थी। और राजधानी कौन सी बनाई गई थी इसमें? राजधानी जयपुर बनाई गई थी। कौन सा? जयपुर राजधानी बनाई गई थी। और इसके प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? हीरालाल शास्त्री दोस्तों, हीरालाल शास्त्री इसके प्रधानमंत्री बनते हैं। और दोस्तों इसके जो महाराज या राज प्रमुख दोस्तों, महाराज प्रमुख या राज प्रमुख पूछे तो दोस्तों वो बनते हैं अपने महाराणा भोपाल से दोस्तों। वो कहां के शासक थे? जल्दी से कमेंट करिए। महाराणा भोपाल से दोस्तों, ये उदयपुर के तो शासक थे दोस्तों, महाराणा भोपाल से। और अपने ये तो महाराज प्रमुख है दोस्तों। और राज प्रमुख डायरेक्ट पूछे तो दोस्तों राज्य या प्रमुख पूछ सकते हैं या राज प्रमुख पूछ सकते हो दोस्तों। महाराज प्रमुख भोपाल से। और जयपुर के शासक थे उन्हें राज प्रमुख बनाया जाता है मानसी को दोस्तों। और उपराज प्रमुख बनाया जाता है दोस्तों, उपराज प्रमुख इनको बनाया जाता है दोस्तों आपके भीम सिंह थे, इन्हें बनाया जाता है दोस्तों भीम सिंह को। ठीक है, ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए प्रत्येक चीज दोस्तों। ठीक है ना?
दोस्तों उसके बाद अपना सिरोही का जो आबू छोड़कर दोस्तों 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में पूरा विलय हो जाता है ज्यादातर दोस्तों। अब जो अपना सिरोही का क्षेत्र था ना आबू, उनको दोस्तों उनके लिए अपने पटेल अपने इनके दोस्तों बीच में थोड़ी बहुत वो चाहते थे अपने राजस्थान में शामिल नहीं करना चाहते थे, लेकिन राजस्थान से कुछ हीरालाल शास्त्री दो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इसके बीच में दोस्तों। ठीक है। और सातवें चरण जो 1 नवंबर 1956 को दोस्तों पूर्ण होता है, सातवां चरण 1 नवंबर 1956। इसके अंदर आपका एक तो माउंट आबू वाला आबू क्षेत्र शामिल कर लेते हैं, और एक अजमेर अजमेर रियासत को शामिल कर लेते हैं दोस्तों। और जो मध्य प्रदेश को दे देते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो अपना राजस्थान के अंदर था शामिल, उधर सुनेल टप्पा क्षेत्र है उनको दे देते दोस्तों। सुनेल टप्पा अपने पास आ जाता है दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो सुनेल टप्पा। चलो ये, और इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट करो ना। हम्म पता नहीं है क्या किसी को? जैसलमेर अब तो करवा दिया, अजमेर ये पहले ही शामिल थे दोस्तों सिरोही वाले। बस। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान की चित्रकला शैली के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है या सही नहीं है दोस्तों? मारवाड़ चित्रकला शैली मुगल शैली के प्रभाव में थी। बीकानेर चित्रकला शैली मुगल शैली के प्रभाव में नहीं थी। कोटा शैली में बाघ के शिकार का विषय बहुत लोकप्रिय है दोस्तों। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करिएगा। चलो जल्दी से बताइए, कौन सा कथन इनमें से सत्य नहीं है? सत्य नहीं है दोस्तों, वो पूछा है। तो पूरी चित्रकला की तो बात करेंगे, सर्वप्रथम कौन सी दोस्तों, मारवाड़ी चित्रकला या मारवाड़ चित्रकला? चलो मारवाड़ चित्रकला के बारे में बात करते हैं। मारवाड़ चित्रकला, मारवाड़ चित्रकला है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। तो इससे ये किससे प्रभावित है? मुगल शैली से ये प्रभावित थोड़ी है। हम्म मुगल शैली से प्रभावित है इसमें ये, लेकिन नहीं है दोस्तों ये मुगल शैली से, मुगल शैली से प्रभावित नहीं है दोस्तों। ठीक है। नहीं है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो, इसमें चित्र है ना दोस्तों, काले रंग के ज्यादातर बनाए जाते हैं, काले रंग या पीले रंग की दोस्तों पृष्ठभूमि रहती है इसके अंदर। अगली है बीकानेर चित्रकला। बीकानेर चित्रकला के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए आप। बीकानेर चित्रकला, बीकानेर चित्रकला के बारे में दोस्तों, मुगल शैली से प्रभावित है ये भी, मुगल शैली का भी प्रभाव है इस पर, शैली से प्रभाव है दोस्तों इस पर। ठीक है, इसमें दोस्तों ज्यादातर अपने रागमाला, भागवत पुराण और रासलीला के चित्र ज्यादातर इसके अंदर होते हैं दोस्तों। किस किसके? जो अपने रासलीला होती है, भागवत पुराण हो गई, रागमाला हो गई दोस्तों, इसके ज्यादातर चित्र मिलते हैं बीकानेर चित्रकला के अंदर। ठीक है, और इनको दोस्तों बीकानेर के कलाकारों को दोस्तों बीकानेर के दरबार में संरक्षण दिया गया था दोस्तों। बीकानेर के जो शासक थे उनके द्वारा इस चित्रकला को संरक्षण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिया गया था। और इस पर किसके तत्व मिलते हैं? जो दक्कन शैली, इनके तत्व मिलते हैं दोस्तों। किसका? दक्कन शैली का तत्व है, दक्कन की शैली के तत्व मिलते हैं इस पर। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों, कोटा, कोटा शैली है इसमें। तो कोटा शैली की बात करें तो कोटा शैली दोस्तों 17वीं से 18वीं सदी के बीच में आई थी, 17वीं से 18वीं सदी। ठीक है, ये भी दोस्तों कुछ कुछ ना भाग है ना वो थोड़ी इस पर प्रभावित है, कुछ कुछ भाग दोस्तों मुगल शैली से प्रभावित है। ठीक है, कुछ कुछ भाग है इससे। ठीक है, और इसके अंदर दोस्तों ज्यादातर है ना किसके चित्र बनाए जाते हैं? बाघों के जो शिकार है उनके बारे में दोस्तों चित्र बनाए जाते हैं, बाघ के शिकारों के बारे में, उनके बारे में। तो आपसे यही पूछा है, बीकानेर चित्रकला प्रभावित है नहीं है दोस्तों, इस प्रभावित है, इसमें ये नहीं दे रखा है, ये भी गलत है दोस्तों। ये एक गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक और दो सही नहीं है दोस्तों, बस सही नहीं है दोस्तों। ये पूछा आप गलत मत कर देना, केवल तीन। ठीक है, सही नहीं है दोस्तों, ये सही नहीं है। मारवाड़ चित्रकला के बारे में मैंने जानकारी बता दी है, बीकानेर चित्रकला के बारे में बता दिए, कोटा अपनी चित्रकला के बारे में बता दिए दोस्तों। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। सर साकार खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था क्योंकि वह संगीत वाद्य यंत्र में एक महान प्रतिपादक थे।
खड़ताल के, कामयाचे या सारंगी या मोरचंग? बताओ। दोस्तों मोरचंग क्या है? एक ठोस, ठोस किस प्रकार का दोस्तों? ठोस धातु का बना यंत्र है, ठोस धातु का बना यंत्र, यंत्र है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इसमें दोस्तों जो वीणा है उनको दोस्तों वीणा पाई जाती है दोस्तों, किस प्रकार की? जो महुदी वीणा, वीणा है दोस्तों वो पाई जाती है इसके अंदर। सारंगी, ये किस प्रकार का है सारंगी दोस्तों? जल्दी से बताइए सारंगी। ये लकड़ी का बना एक तार वाद्य यंत्र है दोस्तों, किस प्रकार का? लकड़ी से बना तार वाद्य यंत्र है, ठीक है। और ये लोकवाद्य राजस्थान के अंदर ही पाया जाता है सारंगी दोस्तों, आप सभी को पता होगा। और इसके लिए एक विशेष समुदाय है, वो ज्यादातर दोस्तों इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों, वो बजाते हैं। लंगा समुदाय है ना, वो प्रसिद्ध है, इसके लंगा समुदाय वो इसके लिए प्रसिद्ध है आपका, जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर। और आपका खड़ताल, खड़ताल के बारे में दोस्तों ज्यादा जानकारी ज्यादा नहीं है वैसे। मांगणियार जनजाति है ना वो बजाती है, मांगणियार जनजाति है, मांगणियार, मांगणियार होगी दोस्तों, या लंग्स के नाम से भी जनजाति होती है दोस्तों, वो भी दोनों ये जनजाति दोस्तों इनको बजाती है। और आपका हो जाएगा पद्मश्री सम्मानित किया गया था वो कमायचा के लिए दोस्तों, आपके साकार खान को 2012 के अंदर दोस्तों इन्हें सम्मानित किया गया था दोस्तों, ठीक है। और ये 1938 से लेकर 2013 तक दोस्तों इनका यही कार्य रहा है, भारतीय के संगीत प्रसिद्ध संगीतकार के रूप में कार्य किया है इनके द्वारा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब से प्रारंभ किया था दोस्तों? बहुत बेस्ट प्रश्न है। 1968, 1967, 1963, 1979? जल्दी से कमेंट करिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जितना दोस्तों आपकी हो सके उतना कमेंट करिए। कब से प्रारंभ किया था दोस्तों? पहले तो अपने गंगानगर शुगर मिल्स की दोस्तों स्थापना कब होती है? तो 1935 के अंदर स्थापना होती है गंगानगर शुगर मिल्स की दोस्तों, ठीक है। और इन्होंने चीनी बनाने का कार्य है वो कब से? काम तो 1946 से इसके अंदर चीनी बनाने का शुरू किया था, लेकिन चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य ना वो आपके 1969 के अंदर दोस्तों, सॉरी 68 है, 1968 के अंदर दोस्तों इनके द्वारा कार्य शुरू किया गया था। चुकंदर से चीनी तो दोस्तों 1946 में बनानी इन्होंने शुरू कर दी थी, लेकिन जो चुकंदर से चीनी बनती है ना वो 1968 के अंदर दोस्तों इन्होंने शुरू किया था। और वर्तमान में दोस्तों अब क्या है? बंद है दोस्तों वर्तमान में ही चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना। और राजस्थान की पहली आपको शुगर मिल्स पूछे या दोस्तों चीनी मिल पूछे दोस्तों, वो कौन सी है? जल्दी से कमेंट करिएगा, बताओ जल्दी से। वो होती है, मैं बता देता हूं इतना, 1932 के अंदर उसकी स्थापना होती है। और राजस्थान की पहली चीनी मिल थी वो थी दोस्तों द मेवाड़। कौन सी मेवाड़? द मेवाड़ शुगर मिल्स। शुगर मिल्स के द्वारा दोस्तों पहली बार चीनी की दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर, जो चित्तौड़गढ़ जिला है वहां पर दोस्तों इसकी स्थापना होती है, चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों, ठीक है। और वर्तमान में क्या है? बंद है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और सहकारी क्षेत्र की पहली पूछे तो दोस्तों बताओ जल्दी से। सहकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र में दोस्तों एक थी श्री केशव राय पाटन। कौन सी पाटन? केशव राय पाटन। ये पहली दोस्तों जो शुगर मिल्स थी दोस्तों सहकारी क्षेत्र के अंदर, शुगर मिल्स। और इसकी स्थापना होती है 1965 के अंदर बूंदी के अंदर, यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और निजी क्षेत्र के अंदर 1976 के अंदर दोस्तों 1976 के अंदर यूडीपी उदयपुर के अंदर चीनी मिल की स्थापना की जाती है निजी क्षेत्र के अंदर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, राजस्थान के इतिहास में किस कलयुग कर्ण के रूप में जाना जाता है? वर्तमान यानी कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं दोस्तों? राव बीका, राव लोण कर्ण, राव राणा सांगा या सवाई जय सिंह?
जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर जो भी आपको राइट आंसर लगता है वो। बताओ बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स के, किसी का कमेंट नहीं है दोस्तों, ये थोड़ी बात होती है, सभी को पता नहीं है। हम्म। वेरी गुड वेरी गुड। चलो, वो था राव लोणकरण। कलयुग का करण के नाम से कौन से जाने जाते हैं? कलयुग का करण दोस्तों, वो है दोस्तों राव लोणकरण। इन्हें ज्यादा दोस्तों, ये बीकानेर की राव जो राव पीढ़ी है, इसकी तीसरी पीढ़ी थी दोस्तों, राव की तीसरी पीढ़ी। ठीक है, राव की थर्ड पीढ़ी। ठीक है, और इन्होंने दोस्तों 1505 से लेकर 1526 तक शासन किया था। और ये राव बीका के क्या है? पुत्र। किसके हैं? राव बीका के पुत्र। राव बीका के पुत्र हैं दोस्तों ये, और इन्हें कलयुग के करण के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों राव बीका ये कहां के शासक है? सभी को पता है, बीकानेर के हैं। और इनका वंश कौन सा है? राठौड़ वंश। राठौड़ वंश। राणा सांगा। राणा सांगा दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए राणा सांगा के बारे में। राणा सांगा दोस्तों मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़। और कौन सा वंश था? सिसोदिया वंश। कौन सा वंश? सिसोदिया वंश। और सवाई जय सिंह दोस्तों, इनका शासक था दोस्तों अपना आमेर। और कछावा वंश के दोस्तों शासक थे, कछावा वंश। ठीक है, सारी जानकारी आपने नोट डाउन कर ली होगी, लिख लिया क्या? सर थोड़ा धीरे चलिए, धीरे ही चल रहा हूं दोस्तों, इसे धीरे क्या होगा? ये मॉडल पेपर सीरीज आपके एग्जाम के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूं, मॉडल पेपर आपके पास बुक पड़ी है उनसे कर लेना, वहां पर केवल आंसर मिल जाएंगे, उनको कर लेना, आपको पता लग जाएगा। इतनी सारी जानकारी आपको एक जगह कहीं पर नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, भारत का पहला ह्यूमन एंड एनाटॉमी पार्क कहां स्थित है दोस्तों? बताओ जल्दी से। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? सर्वप्रथम यही बात बताओ मुझे। ये आपके यूडीपी उदयपुर, राजसमंद, और दोस्तों आपके पाली, इन जिलों के अंदर फैला हुआ है दोस्तों। किसके अंदर? उदयपुर, राजसमंद, पाली, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य यहां पर है। और यहां पर बेडियो का प्रजनन केंद्र स्थित है दोस्तों। किसका है? बेडियो का प्रजनन केंद्र। भेड़ियों का प्रजनन केंद्र है। ठीक है, और दोस्तों और क्या बताइए? कुंभलगढ़ अभयारण्य के दोस्तों यहाँ पर कुंभलगढ़ अपना दुर्ग है ना, कुंभलगढ़ दुर्ग भी स्थित है यहाँ पर। और दोस्तों रणकपुर जैन मंदिर भी है यहाँ पर। रणकपुर जैन मंदिर भी है दोस्तों। परशुराम महादेव मंदिर भी है दोस्तों, परशुराम महादेव मंदिर यहाँ पर। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों ये कहां पर है? ये उदयपुर के अंदर। ठीक है, कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य कौन सी नदी के ऊपर है? जल्दी से बताइए। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य, ये दोस्तों एकमात्र अभयारण्य जो एक पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, पहाड़ी पर स्थित दोस्तों एकमात्र अभयारण्य है, ये पहाड़ी पर दोस्तों स्थित एकमात्र अभयारण्य। और वर्तमान में दोस्तों ये वन्य जीव अभयारण्य के अंदर शामिल नहीं है दोस्तों। वर्तमान में वन्य जीव, क्योंकि वन्य जीव में थोड़ी यहाँ पर कम है, जिसकी वजह से दोस्तों वन्य जीव अभयारण्य के अंदर इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये प्रसिद्ध है, जंगली जो मुर्गियां है ना, जंगली मुर्गियों के लिए प्रसिद्ध है। मुर्गियां उनके लिए प्रसिद्ध है, भालुओं के लिए प्रसिद्ध है ये। और एक घास है दोस्तों, कौन सी है? वो एनसिस घास होती है ना, उसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वेरी गुड, सभी का राइट आंसर आ रहा है दोस्तों। मानसी और वाकल नदी पर दोस्तों स्थित है। वेरी गुड, मानसी और वाकल नदी, वह वाकल नदी पर स्थित दोस्तों। बहुत बढ़िया।
और दोस्तों पहला ह्यूमन एंटोनॉमी पार्क भी दोस्तों यहां पर स्थित है दोस्तों। इस यही प्रश्न था और यही आपका पहला ह्यूमन एनाटॉमी या एंटोनॉमी दोस्तों पार्क है दोस्तों, यहां पर बना हुआ है फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य उदयपुर के अंदर। और सरीस का वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों, यहां पर सेकंड जो टाइगर परियोजना है वो चलती है, सेकंड टाइगर परियोजना कब चलती है? 1978 के अंदर दोस्तों, 1978 के अंदर चलती है। और यह कहां पर है? ये अलवर जिले के अंदर है। ठीक है। और यहां पर दोस्तों हरे तोतों की सबसे अधिकतम संख्या है, हरे तोतों के लिए प्रसिद्ध है, सर्वाधिक हरे तोते यहां पर मिलते हैं दोस्तों, हरे तोते सर्वाधिक है। ठीक है। और मोरों का अधिकतम घनत्व दोस्तों यहां पर मिलता है, मोर बहुत अधिक है यहां पर, या कम है? ज्यादा घनत्व है दोस्तों यहां पर मोरों का। और बंदर भी सर्वाधिक है दोस्तों, बंदर। चलो, सारी जानकारी दी है दोस्तों अभ्यारण्य के रिलेटेड, सारी जितनी भी जानकारी बनती है, प्रश्न बनते हैं, वो सारे आपको लिखवा दिए हैं अपनी कॉपी के अंदर। हर चीज को नोट कर लेना दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं, ये क्लास दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत टारगेट है दोस्तों, विशेषकर आपके ही एग्जाम के लिए चलाई जा रही है बस। चलो, और जो स्टूडेंट दोस्तों लाइव नहीं देख पाते हैं वो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वो प्रीमियर हो जाती है 2 दिन के बाद, प्रीमियर होती है वहां पर दोस्तों, ठीक है ना, वहां पर अपलोड हो जाती है। जो भी स्टूडेंट कुछ कहते हैं, यहाँ पर तो अभी पेड कोर्स चल रहा है दोस्तों, जो स्टूडेंट दोस्तों हमारी यूट्यूब पे देख रहे हैं 2 दिन के बाद देखेंगे। अगर जो स्टूडेंट लाइव पढ़ना चाहते हैं तो वो हमारी ऐप के अंदर ही पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है ना, हमारा ऐप है वहां पर ये लाइव चल रही है, यूट्यूब पर केवल रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में दे रहा हूँ। ठीक है, यूट्यूब पे लाइव होती है 6 बजे होती है, लेकिन 2 दिन बाद होती है। जो मान लीजिए ये क्लास आज देख रहे हो, ये 2 दिन के बाद आपको यूट्यूब पे मिलेगी, ये कह रहा हूं बस, और कुछ नहीं। चलो, अगला प्रश्न दोस्तों, वुड फॉसिल पार्क कहां स्थित है दोस्तों? मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, केलोदेव राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान या सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान? और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, कोई बात नहीं दोस्तों, आपको तो डेली क्लास मिल रही है ना, ऐसा सोचिए। वुड फॉसिल पार्क दोस्तों कहां पर स्थित है दोस्तों? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये आपका मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों ये। और जल्दी से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों ये कहां पर है, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये आपके जैसलमेर जिले के अंदर है। कहां पर है? जैसलमेर, जैसलमेर जिले के अंदर है दोस्तों ये। ठीक है। और ये दोस्तों जैव विविधता विरासत स्थल भी है दोस्तों, किसके? ये जैव विविधता, सॉरी दोस्तों नाम गलत लिख दिया ना, विविधता, हाँ सही है ना, विविधता स्थल है दोस्तों। ठीक है। और यहां पर भी दोस्तों इसे ही दोस्तों अक्कलहुड फॉसिल पार्क कहते हैं। कौन सा? अक्कलहुड फॉसिल पार्क, हुड फॉसिल पार्क। ठीक है। ये भी आपको जानकारी आपके पास होनी चाहिए मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। और ये जैसलमेर और साथ में बाड़मेर भी क्षेत्र शामिल है दोस्तों, जैसलमेर और बाड़मेर का। और इसका क्षेत्रफल पूछे तो दोस्तों 3162 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, 3162 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में, वैसे आपको पता है जैसलमेर बाड़मेर पश्चिमी राजस्थान में ही तो आते हैं दोस्तों बस। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। मुकुंदरा कहां पर है? सरिस्का कहां पर है? मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, और ये दो ऊपर वाले ना कल वाले मॉडल पेपर के अंदर करवाए मैंने बस, जो स्टूडेंट रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए उनको सभी को पता है बस। ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, राजस्थान के किस प्रसिद्ध मंदिर को चूहा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? बहुत इजी प्रश्न है, जो हमारे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनको तो। त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंबोर, एकलिंग जी मंदिर उदयपुर, करणी माता मंदिर बीकानेर, सूर्य नारायण मंदिर झालावाड़? बताओ। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां पर है? रणथंबोर। कहां पर है? रणथंबोर के अंदर है। ठीक है। ये भगवान गणेश को समर्पित है, या भगवान गणेश का ही मूलतः मंदिर है। और दोस्तों ये स्वयं माधोपुर से 12 किलोमीटर दूर है दोस्तों, स्वयं माधोपुर से ना, वहां से 12 किलोमीटर दूर रणथंबोर किले के अंदर स्थित है दोस्तों, जो स्वयं माधोपुर, स्वयं माधोपुर जो रणथंबोर किला स्वयं माधोपुर के उसके पास ही है दोस्तों। और इसका दोस्तों 1300
जो ईस्वी के अंदर राजा अपने कौन थे? नाम अभी याद नहीं आ रहा दोस्तों, राजा कौन थे? याद करो दोस्तों, कमेंट करो किस राजा ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था? जल्दी याद करो दोस्तों भाई। राजा था दोस्तों, राजा हेमर था दोस्तों, हाँ हेमर। राजा हेमर के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण किया करवाया गया था 1300 ईस्वी के अंदर। एक लिंग जी मंदिर दोस्तों ये कहां पर है? एक लिंग जी मंदिर ये आपके भगवान शिव को समर्पित है और है कहां पर? उदयपुर के अंदर। उदयपुर से 12 किलोमीटर, सॉरी 22 किलोमीटर साइड में है ये। और इसका निर्माण दोस्तों 734 ईस्वी के अंदर बप्पा रावल करवाते हैं। कौन से रावल? बप्पा रावल। ठीक है। और इंद्र सागर झील है उसके पास में स्थित है दोस्तों, इंद्र सागर झील। ठीक है। सूर्य नारायण मंदिर कहां पर है? झालावाड़ के अंदर दोस्तों, सभी को पता है, जैसे आपको ऑप्शन में है दोस्तों। और ये पद्मनाथ जी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, पद्मनाथ जी मंदिर, मंदिर से भी जाना जाता है दोस्तों। और ये झालावाड़ रेलवे स्टेशन से 13 अपने 30 किलोमीटर साइड में दोस्तों, 30 किलोमीटर के आसपास ही। बस ये नहीं पूछेगा, लेकिन मैं एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे रहा हूं बस। ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया था? 813 ईस्वी के अंदर। कौन थे राजा? अपने नागभट्ट सेकंड थे ना, महाराजा। प्रतिहार शासक थे नागभट्ट। प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था। और राजस्थान का सूर्य मंदिर कहा जाए तो यही है, राजस्थान का सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर दोस्तों यही है बस। और करणी माता मंदिर देशनोक, ये चूहों का मंदिर दोस्तों, चूहों के नाम से या चूहों वाली माता के नाम से मंदिर जाना जाता है दोस्तों। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से। महाराजा गंगा सिंह के द्वारा दोस्तों, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था बस। ठीक है। 20वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण शुरू होता है दोस्तों। और यहां पर दोस्तों सफेद चूहा देखना दोस्तों, वो अपने अच्छा माना जाता है दोस्तों। ठीक है। और प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवी भी इसे जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों प्लेग नहीं फैलता दोस्तों, इतने चूहे ज्यादा बहुत है फिर भी प्लेग नहीं फैलता है यहाँ पे। ठीक है। और देशनोक के अंदर स्थित है दोस्तों ये करणी माता का मंदिर, उच्चारणों की ये कुल देवी है दोस्तों। ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप इसका आंसर दो, मैं तब तक पानी वगैरह पी लेता हूँ दोस्तों। नेटवर्क अच्छा चल रहा है क्या? जल्दी से कमेंट करिएगा। मैं थोड़ी बहुत कमेंट देख लेता हूँ आपके। चलो, आज पानी कहाँ पे है? पानी अंदर लाए नहीं क्या? एक मिनट दोस्तों मैं देख लेता हूँ। आप पढ़िए जल्दी से, इस प्रश्न को करिए। पानी वगैरह पीना है दोस्तों, पी लीजिए। जल्दी से बताओ दोस्तों। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी के राइट आंसर आए ना। एक मिनट आपके थोड़े बहुत कमेंट देख लेते हैं दोस्तों। चलो जल्दी से करिए दोस्तों। चलो बहुत बढ़िया। बीकानेर और बागड़ी बोली राजस्थान में निम्नलिखित में से किस भाषा के अंतर्गत आती है दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण राजस्थान दोस्तों। चलो जल्दी से कमेंट करिए। वेरी गुड, पश्चिमी राजस्थान, सभी का राइट आंसर आ रहा है पश्चिमी राजस्थान। ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है ज्यादातर दोस्तों, बताइएगा। पश्चिमी राजस्थान में आपकी एक तो मारवाड़ी बोली, और मारवाड़ी के बाद दोस्तों मेवाड़ी, खेराड़ी और बीकानेरी।
और बागड़ी बोली। और दोस्तों कौन सी बच गई? शेखावाटी। और अपनी गोडवाड़ी बोली, यहां पर बोली जाती है गोडवाड़ी। ठीक है। और दोस्तों अलग से आपकी थोड़ी बहुत बोली लिखवा दूं क्या? कमेंट करो दोस्तों, अगर बोली ज्यादा लिखवानी दोस्तों लिखवा देता हूं कुछ एक्स्ट्रा बोलियां। ये आपके पश्चिमी राजस्थान की मुख्यतः बोलियां दोस्तों। ठीक है। उत्तर पूर्वी राजस्थान दोस्तों, उत्तर पूर्वी राजस्थान में आपकी बोली है एक तो मेवाती। कौन सी बोली? मेवाती। मेवाड़ी तो पश्चिमी राजस्थान में, मेवाती दोस्तों आपकी उत्तर पूर्वी राजस्थान में है। और एक है अहिर वाटी। कौन सी वाटी? अहिर वाटी। और एक है अपनी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान दोस्तों, इसमें रागड़ी, एक मालवी। अब दोस्तों तीनों अलग अलग है, मेवाड़ी, मेवाती, मालवी। और एक है सेंतवाड़ी। सेंतवाड़ी। ठीक है। और एक दक्षिणी राजस्थान में दोस्तों ज्यादातर निम्बाड़ी बोली, और दोस्तों भीली बोली। बस यही इतनी तो बोलियां थी दोस्तों। और एक बच गया ना मध्य पूर्वी राजस्थान दोस्तों, उसकी भी लिखवा देता हूं दोस्तों। एक नई स्लाइड ले लेते हैं, मध्य पूर्वी राजस्थान। मध्य पूर्वी राजस्थान। ठीक है। मध्य पूर्वी राजस्थान के अंदर दोस्तों एक तो ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी, तोरावाटी। और दोस्तों आपकी काठेड़ी। और दोस्तों कौन सी बोल जाती है? अजमेरी। और बताओ जल्दी से। सर हड़ौती और बोली जाती है, हाँ हड़ौती इसमें क्षेत्र में हड़ौती। वेरी गुड। आप बताया करो साथ साथ में कमेंट करके दोस्तों। हड़ौती। एक नागरचोल दोस्तों। ठीक है। ये बोलिए मुख्यतः। बस। और ये वर्गीकरण किसने किया था दोस्तों? आप सभी को पता है क्या वर्गीकरण किसके द्वारा ये किया गया था? अपने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। ग्रियर्सन के द्वारा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा ये वर्गीकरण किया था भाषा के आधार पर। ये मुख्यतः 5 भाषाओं के अंदर दोस्तों वर्गीकरण किया था दोस्तों। ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों। निम्नलिखित में से किस नदी तंत्र में केवल एक नदी है दोस्तों? लूणी नदी, बाणगंगा नदी, गंभीरी नदी, या बनास नदी दोस्तों? गंभीर नदी दोस्तों। गंभीरी और गंभीर दो है। ठीक है। मैं गंभीरी गलत बोल गया, गंभीर बोल। अब सारी की चर्चा ही करेंगे दोस्तों, ऐसे थोड़ी है कि हम आगे आगे चले बस। लूणी नदी। लूणी की सहायक नदियां कौन कौन सी? सर्वप्रथम तो यही पूछी जाती है। एक तो है मीठड़ी। कौन सी? कौन सी मीठड़ी? मीठड़ी। एक है जोजड़ी। कौन सी डी? जोजड़ी। और एक है सूकड़ी। कौन सी डी? सूकड़ी। एक डी मीठड़ी, एक डी जोजड़ी, एक डी सूकड़ी। ठीक है। और एक है बांडी। और एक है जवाई। और एक हो जाएगी आपकी लीलड़ी। लीलड़ी, मीठड़ी दोस्तों, ये सोदड़ी, सोकड़ी, ये सारी की सारी इसी की है दोस्तों। इसका जो पानी है ना दोस्तों, वो अरब सागर तंत्री के अंदर जाता है। अरब सागर है ना, उसके अंदर जाता है, अरब सागर में जाकर गिरता है दोस्तों। कहां पर? जो अरब सागर है ना, वहां पर सागर में गिरता है। गिरता है। ठीक है। और लूणी नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। लूणी नदी जो पश्चिमी राजस्थान है, इसकी सबसे लंबी नदी दोस्तों। ठीक है। यह भी आपको पता होना चाहिए। और मारवाड़ की गंगा कौन सी नदी है? तो लूणी नदी। मारवाड़ की गंगा उपनाम है ये, मारवाड़ की गंगा। ठीक है। और कालिदास ने दोस्तों इसे अंत सलीला कहा है। क्या कहा है? अंत सलीला। कौन सी लीला? अंत सलीला के नाम से दोस्तों इस नदी को कहा है, लूणी नदी को, कालिदास जी ने। ठीक है। अगली है दोस्तों ऑप्शन में गंभीर। गंभीर दोस्तों, ये है दोस्तों इसकी, एक तो है अत्ता, सहायक नदियां हैं। एक है माची, एक है भद्रावती। ठीक है। और ये अपना जो पानी है ना, वो यमुना नदी में गिर जाती है दोस्तों। ये गंभीर नदी यमुना में आगे मिल जाती है दोस्तों। ठीक है। और इस पर दोस्तों एक बांध बना हुआ है गंभीर नदी पर, पांचना बांध। कौन सा बांध? पांचना बांध। यह भी आपको पता होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया दोस्तों। एक है बनास नदी तंत्र। इसके अंदर तो एक तो है बेड़च,
एक है आपकी खारी, एक है मेनाल, एक है, एक कौन सी बच गई दोस्तों, अभी याद नहीं है, आप कमेंट करो। और ये दोस्तों भूरी मिट्टी इसके अंदर, इस नदी तंत्र के अंदर भूरी मिट्टी पाई जाती है, बनास नदी तंत्र के अंदर भूरी मिट्टी का दोस्तों सर्वाधिक विस्तार है इसके अंदर। ठीक है। और बाणगंगा नदी, इसकी दोस्तों यह राइट हो जाएगा, केवल एक नदी है बाणगंगा नदी तंत्र। ठीक है। और इस नदी में दोस्तों बाणगंगा नदी है ना, इसकी सहायक नदियां दोस्तों अलग अलग है, एक तो गोमती नाला, एक सूरी नदियां, एक सावन नदियां दोस्तों, ये सारी सारी दोस्तों, और ये अपने यमुना नदी में जाकर दोस्तों मिल जाती है। एक इसके पास बाणगंगा नदी के पास एक सभ्यता है, वो कौन सी है, जल्दी से कमेंट करो। बाणगंगा नदी के पास उस सभ्यता है, वो कौन सी है बाणगंगा के पास सभ्यता। बाणगंगा के पास सभ्यता है दोस्तों बेराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता, जो बेराट सभ्यता है ना वो है। ठीक है। और दोस्तों बाणगंगा, बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है दोस्तों। कहते हैं अर्जुन ने तीर से दोस्तों इस नदी तंत्र का, इस नदी का निर्माण किया था, अर्जुन की गंगा। ठीक है। रुंडित नदी भी कहते हैं, एकमात्र नदी है जो दोस्तों आगे जाकर विलुप्त हो जाती है, रुंडित नदी दोस्तों, गंगा नहीं रुंडित नदी है दोस्तों, एक मिनट, रुंडित नदी भी कहते हैं दोस्तों इसे। और ये दोस्तों जम्मू और रामगढ़ बांध है दोस्तों, इसी नदी के किनारे स्थित है जम्मू और रामगढ़ बांध दोस्तों, बांध है वो इसी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, ये भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है। चलो, इतनी जानकारी आपने नोट कर ली है तो मैं आगे चलूं क्या दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए यस सर। सर इसे ताला नदी भी कहते हैं, हाँ ताला नदी भी कहते हैं इसे, हाँ ताला नदी, वेरी गुड, आप इस प्रकार जानकारी दिया करो मुझे, ताला नदी भी कहते हैं इसे, वेरी गुड। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान के कुछ के उस लोक नृत्य का नाम बताइए जहां किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, बालर, चरी, गौरी या डांडिया। दोस्तों टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, फिर भी कंटेंट देखिए, कंटेंट में कमी दिखे ना दोस्तों मैसेज कर देना कि सर आपने कहा था वो कंटेंट नहीं। ठीक है। जल्दी से बताइए। वो हो जाएगा दोस्तों कौन सा जल्दी से बताइए, जिसके अंदर दोस्तों नृत्य, उस लोक नृत्य का नाम बताइए जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, वो है वालर। और ये कौन से क्षेत्र के अंदर दोस्तों होता है, उदयपुर, और जो अपने आबू रोड और सिरोही वाला क्षेत्र, उसके अंदर होता है दोस्तों। और ये विशेष तौर पर ग्रास्य समुदाय करती है दोस्तों, ग्रास्य समुदाय ये करता है दोस्तों, ग्रासिया समुदाय के द्वारा, ग्रास्य समुदाय की महिलाएं करती है ये, ग्रास्य समुदाय की, ग्रास्य जनजाति दोस्तों महिलाएं। और इसका आयोजन कब होता है, एक तो गणगौर को, किस गौर को, गणगौर को, और ज्यादातर अपने 30 त्योहार होते हैं ना वहां पर किया जाता है। चलो अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, निवाई, टोंक, पंचभद्रा या सूरतगढ़। वो हो जाएगा दोस्तों पंचभद्रा, भारतीय रेलवे अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र। कहां पर है, पहले तो बाड़मेर में आता था, लेकिन दोस्तों वर्तमान में गहलोत जी की दया से दोस्तों नए जिले बन चुके हैं। ठीक है। और वो कौन से जिले में आता है, आपके बालोतरा, कौन सा त्रा, बालोतरा। ठीक है, याद रखना, जिला पूछा जा सकता है पंचभद्रा कहां पर है, बालोतरा या बाड़मेर, जयपुर, धौलपुर, जो भी ऑप्शन में दे दोस्तों, बालोतरा है इसका राइट आंसर। ठीक है। रेलवे की थोड़ी बात कर लेते हैं दोस्तों, कर ले क्या दोस्तों। पहली बार रेलवे की शुरुआत किसके काल के अंदर होती है, लॉर्ड डलहौजी के काल में दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के काल में होती है दोस्तों। और ये पहली बार सार्वजनिक यातायात के लिए दोस्तों 1853 के अंदर रेल चलती है, बंबई से ठाणे के बीच में दोस्तों, 34 किलोमीटर, 18 मंडल में बांटा गया, बस ये जानकारी आप, उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंदर राजस्थान आता है, बस। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा शहर त्रिपक्षीय संघर्ष के प्रतिभागियों के कब्जे में होना चाहता है? कन्नौज, अमती, दिल्ली या मलखंड? हो जाएगा कन्नौज। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ की कुल ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 40, 48, 37, 38 मीटर सारी है दोस्तों। ठीक है, विजय स्तंभ के बारे में मैंने पिछले क्लासों के अंदर बता दिया जानकारी। जो रेगुलर देख रहे हैं उनको तो पता है, और जो रेगुलर नहीं देख रहे हैं वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जो विजय स्तंभ है, बताओ। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा। कौन से कुंभा? राणा कुंभा। कब करवाया था? 1440 ईस्वी को मोहम्मद खिलजी पर दोस्तों राणा कुंभा ने विजय हासिल की थी, उसी उपलक्ष्य पर दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 37 मीटर। ठीक है, और 9 मंजिला भवन है ये, और भगवान विष्णु को समर्पित है ये। किसको? भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, और इसके वास्तुकार थे राव जेता। वास्तुकार कौन थे? राव जेता। और अपने कुंभा का शासनकाल सभी को पता है, 1433 से 1468 के मध्य रहा था। ठीक है, यह जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और अपने सिसोदिया वंश के शासक थे राणा कुंभा। ठीक है, और इसके अंदर जो चित्तौड़गढ़ के पौराणिक ग्रंथ है या पौराणिक चीजों के बारे में इसका वर्णन किया गया है इसके अंदर। ठीक है, 37 मीटर ऊंचा है। चलो अगला प्रश्न, दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में बोली पाई जाती है दोस्तों? कौन सी भाषा? मेवाती, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी या मारवाड़ी? दोस्तों इसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस केवल आगे चलूंगा बस, और कुछ भी नहीं। तो मैंने सारी चीजें बता रखी है, फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हो दोस्तों, तो मेरी गलती नहीं है, क्योंकि आप पुरानी चीजों को रिवीजन नहीं करते, जिसकी वजह से आप दोस्तों इस प्रकार की देखें। दादू की ज्यादातर रचनाएं ढूंढाड़ी भाषा के अंदर ही मिलती है। ढूंढाड़ी भाषा है ना इसके अंदर दोस्तों। और अपने दादू दयाल भारत के गुजरात राज्य के दोस्तों कवि थे। ठीक है, और इन्होंने दोस्तों धार्मिक जो सुधारक और जो औपचारिकता और पुरोहितवाद के खिलाफ दोस्तों इन्होंने बातें लिखी है। और दादूपत के द्वारा जो लिखे गए उसे अखाड़ों के नाम से जाना जाता है, जो लिखित लिखित ग्रंथ है उनको। अगला प्रश्न मैथ का बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है, बस करिएगा इस प्रश्न को जल्दी से, अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्लास का टाइमिंग हो चुका है, लेकिन दोस्तों टाइम नहीं ध्यान रखेंगे, फिर भी कोई बात नहीं, 10-15 मिनट ज्यादा लग जाएंगे क्लास में, लेकिन आपको तो निराश थोड़ी करेंगे। बताओ बताओ। इसके अंदर मैं इतना बता सकता हूं आपको, बोर्ड मास का नियम लगेगा, बोर्ड मास। ठीक है, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ, ये क्रिया होने वाली है। ठीक है, ब्रैकेट इन ऑर्डर ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले करो ब्रैकेट का सॉल्यूशन, करोगे तो पहले इस ब्रैकेट का समाधान करो पहले आप। ठीक है, कौन से ब्रैकेट का? अंदर वाले ब्रैकेट का। करोगे या नहीं करोगे, या मुझे ही करना पड़ेगा? बताओ बताओ जल्दी। 3/5 -1/2 करो इसका। लघुत्तम लोगे या एलसीएम? एलसीएम ले लो, लघुत्तम एक ही तो होता है। इंग्लिश में हिंदी में कंफ्यूज हो रहे हो है? करो करो जल्दी से। एलसीएम आ जाएगा 10। 5 × 3 दो बार जा रहा है क्या? 3 × 2 6 -5। ठीक, 1/10 आ रहा है ये ना, 1/10, यानी इतनी चीज का आ गया 1/10। फिर इसको 3/2 प्लस 1/10 करो, फिर एलसीएम ले लो। 10 आया एलसीएम, 5 × 3 15। एलसीएम लेना आता है क्या किसी को? ये भी नहीं लेना आता, बता दीजिएगा कोई। इतना भी दोस्तों बोला मत बनना। 10 का एक बार ठीक है। ये कितना आ रहा है? 16/10, यानी यहां तक 16/10 आ गया। 8 - 16/10, ये आपके पास संख्या आ चुकी है। ठीक है, तो यहां पर एक मान लो, 10 एलसीएम आ गया, 10 बार 80 -16, यानी आपके आ रहा है कितना आ रहा है? 64 आ रहा है कि 64/10, और 2 से काटोगे तो 32/5। 32/5 इस प्रकार दे रखा है, कोई बात नहीं, हम तो कर लेंगे। 9 × 5 45 हो रहे हैं, ये गलत है।
8 × 5 40 हो रहे हैं, गलत है। 7 × 5 हो रहे हैं, गलत है। 6 × 5 30 और 2 32। इसका सॉल्यूशन करना आता है क्या किसी को, इस भिन्न का? पहले इसको इसको गुणा करो, 6 × 5 30 प्लस 2 32, 32/5। यह रहा आपका आंसर। अब कुछ सर हम डायरेक्ट किस प्रकार निकाले, तो 5/32, 5 को कितने बार दोगे, 6 बार भाग गया। चलो बच्चे कितने, 2, भाग किसका दिया, 5 का, तो 6 से 2/5 हो जाएगा। इतना इजी पर्सन है फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो दोस्तों, कोई गलती में मैं आपका समाधान नहीं कर सकता। बोर्ड मास के नियम के अनुसार करना है। कहीं जो भी चीजें ब्रैकेट पहले सॉल्यूशन, उसके बाद आपको ओप है, ओप का मतलब होता है गुणा, ठीक है। कई जगह ओप लिख देता है तो उसका मतलब होता है गुणा, उसके बाद भाग, उसके बाद अपना गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ। ये प्रक्रिया अपनानी है आपको। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न को एक बार छोड़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता की तीव्रता निर्भर करती है, जो ध्वनि की प्रबलता है वो किस पर निर्भर करती है, वो बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। ध्वनि की प्रबलता दोस्तों, ये निर्भर करती है आपके ध्वनि की तरंग के आयाम होता है ना, उस पर दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक आवेशित कण है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इनमें से कोई नहीं? प्रोटॉन को तो, प्रोटॉन एक धन आवेश होता है, सभी को पता। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, किसी को पता है क्या? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन दोस्तों इसके द्वारा, और एक धन आवेश है ये, और यही आपका राइट हो जाएगा, धनात्मक। बस। और प्रोटॉन की खोज तो ग्लोस्टीन ने कर की थी, और प्रोटॉन नाम है ये दोस्तों दिया था रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड। इनके द्वारा यह नाम दिया गया था दोस्तों, रदरफोर्ड के द्वारा नाम दिया गया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, किसी को पता है कि सर किसने की थी? बताओ आप कमेंट बॉक्स के अंदर। जे थॉमसन। कौन से थॉमसन? जे थॉमसन। और स्टोनी ने दोस्तों इसका नामकरण दिया था। इलेक्ट्रॉन का जो नामकरण है वो तो किया था स्टोनी ने, और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने, और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने दोस्तों, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन से क्या प्राप्त होती है आपको, जो कैथोड किरणें होते हैं ना, उसका प्रयोग से प्राप्त होती है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन कैथोड के प्रयोग के कारण। और न्यूट्रॉन है इसमें। न्यूट्रॉन की दोस्तों खोज कौन करते हैं? अपने जेम्स चैडविक। कौन से चैडविक? जेम्स चैडविक, ठीक है। और ये किस प्रकार का आवेश है? शून्य आवेश है, शून्य, जीरो, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, विद्युत धारा का अस्थायी मात्रक है। विद्युत धारा का अस्थायी मात्रक कौन सा होता है? वाट, वोल्ट, एम्पियर, कुलॉम या कुलाम? तो थोड़ी चीजें बता देता हूं दोस्तों। लंबाई, चलो क्लास का टाइम ज्यादा हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप पहले इन चीजों को पढ़िए तो सही, कोई चीज छोड़ेंगे थोड़ी बीच में। लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है दोस्तों मीटर। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और प्रतीक होता है एम, स्मॉल एम है दोस्तों यहां से, ठीक है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का दोस्तों मात्रक तो होता है किलोग्राम, किलोग्राम। और इसका दोस्तों जो प्रतीक होता है वो होता है केजी। और आप लिखो समय, समय को दोस्तों आपका मात्रक तो होता है सेकंड, और इसका जो प्रतीक होता है वो होता है अस, स्मॉल अस। उसके बाद विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा का जो मात्रक तो होता है दोस्तों वो होता है आपका एम्पियर, और प्रतीक होता है दोस्तों वो होता है ए, कैपिटल ए। तापमान, तापमान का दोस्तों आपका मात्रक तो होता है दोस्तों केल्विन, और प्रतीक होता है आपका अपना कैपिटल के। और कौन सी बच गई? प्रकाश की तीव्रता दोस्तों, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता का अपना जो मात्रक होता है वो होता है आपका कैंडेला।
और इसको अपने सी डी से, स्मॉल सी डी सी से करते हैं दोस्तों प्रतीक। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक तो होता है दोस्तों आपके मोल, और प्रतीक होता है दोस्तों एम ओ एल, स्मॉल। और आवेश, आवेश का दोस्तों अपने कूलाम तो होता है दोस्तों आपका इसका मात्रक, और सी होता है दोस्तों इसका प्रतीक। और एक होता है शक्ति, नीचे दिखाई नहीं दे रहा कि किसी को पट्टी आ रही है क्या, शक्ति। इसका प्रतीक तो होता है दोस्तों आपका वाट है, और सॉरी मात्रक तो, और प्रतीक होता है कैपिटल में डब्ल्यू। और आपको विद्युत धारा का पूछा तो विद्युत धारा का मात्रक का आपका क्या है, एम्पियर। तो ये रहा, बस सारी जानकारी लिखा दी है। साइंस की जो होती है ना आपका प्रतीक चिन्हों के, सॉरी आपके मात्रक और प्रतीक होते हैं, वो सारी की सारी आपको टेबल लिखवा दी है बस। ठीक है। अब दोस्तों आपके नेक्स्ट कुछ पर्सन बचे हैं, उनको थोड़ा फास्टली करेंगे, बी पार्ट के हैं, क्योंकि अपने क्वेश्चन फिर कहोगे सर ज्यादा टाइम ले रहे हो, हमारी नेक्स्ट क्लास है वो चल रही है। ठीक है ना, ऐसा मत किया करो कभी। क्षारीय फॉस्फेट परीक्षण का परीक्षण करने के लिए किया जाता है टोड दूध, कच्ची दूध, पाश्चुरित दूध या डबल टोड दूध। ये तो कल कर लिया था शायद मॉडल पेपर के अंदर, मैंने एक्सप्लेन भी किया था इसकी जानकारी। हम्म, पाश्चुरित दूध, दूध। भैंस की सबसे भारी भारतीय नस्ल कौन सी है, मुर्रा, नागपुरी, जाफराबादी या रोमियन भैंस, बताओ। जो जाफराबादी होती है ना, यही होती है भैंस की सबसे भारी नस्ल। और इसके अंदर दोस्तों 7.7% इसके दूध के अंदर होती है वसा। कितनी होती है, 7.7% वसा। ठीक है। और ये विशा अपने गुजरात वाला कच्छ का क्षेत्र है ना, गुजरात के अंदर कच्छ वाला क्षेत्र, वहां पर पाई जाती है, ये सबसे ज्यादा वहां पर ये है। चलो अगला, दूध का कवथनाक होता है दोस्तों, कितना होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दूध का कवथनाक। सामान्यतः आपका 100.15 डिग्री सेल्सियस रहता है दोस्तों। ठीक है। निम्न में से भेड़ की नस्ल को राजस्थान में मोरिनो के भी कहा जाता है दोस्तों, किसको, पुगल, नाली, मालपुरा, चोखला। दोस्तों पुगाल होती है दोस्तों, इसका रंग कैसा होता है, पुगाल या पुगल है दोस्तों ये। ठीक है। इसका होता है रंग काला। ठीक है। और सफेद हल्की इसकी ऊन होती है, सफेद हल्की दोस्तों, जो भूरे रंग की ऊन होती है इनकी। और आपका जो आपकी चोखला है ना, ये राजस्थानी मोरिनो भी कहा जाता है, राजस्थान की मोरिनो के नाम से इन्हें इसे ई कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पशुओं को वीर्यचक के रूप में किया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अरंडी का तेल या उपरोक्त सभी। बताओ बताओ। इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, इन सभी का दोस्तों, अरंडी का तेल हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, इन सभी का प्रयोग इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न, ऊंट में काम उत्तेजना कहलाती है, मुस्त, उष्मा या गोलाई, इनमें से कोई नहीं। बताओ बताओ। होती है मुस्त। चलो, ये थी दोस्तों आज की क्लास। अच्छी लगी तो क्लास को जरूर दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर देना। जो भी स्टूडेंट हमारी क्लास दोस्तों यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनको कहना चाहता हूँ ये आपको क्लास 2 दिन बाद मिलती है दोस्तों आपको। ठीक है। क्लास मिलेगी रेगुलर यूट्यूब पर, ये मेरी जिम्मेवारी है। अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हो मेरे से, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके दोस्तों वहां पर आप रजिस्ट्रेशन करके देखिएगा। जो एप्लीकेशन पर देख रहे हैं उनको कुछ भी नहीं करना है। और पीडीएफ दोस्तों अभी थोड़ी देर बाद आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, बस वो कुछ नहीं करना है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी को बता दूं, टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको, 2 दिन बाद ही मिलेगी पीडीएफ। और आप जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको तुरंत ही पीडीएफ दोस्तों मिल जाती है आपको, तो बस। ठीक है। और नोट्स दोस्तों, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर बी पार्ट के नोट्स नहीं मिले, नोट्स नहीं मिले, तो दोस्तों 3 से 4 दिन के बाद आपको नोट्स हमारी एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे दोस्तों, नोट्स सेक्शन होता है वहां पे।
और जो ऐप के अंदर हमारे रजिस्टर्ड यूजर है दोस्तों, उनको बता दूं, हमारी टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए निःशुल्क रहेगी, किसी भी प्रकार का आपको शुल्क नहीं देना है। ठीक है, टेस्ट सीरीज एकदम निःशुल्क है दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार। आपका कोई भी डाउट है तो आप बता दीजिएगा जल्दी से। बताओ, कोई डाउट लग रहा है क्या? क्या दिक्कत हो गई माउस क्यों? एक मिनट दोस्तों, चलो, कोई भी डाउट नहीं है क्या किसी को? चलो चलो, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत बढ़िया पढ़ाया है दोस्तों। आपने पैसे दिए हैं तो बढ़िया तो पढ़ाएंगे ही दोस्तों। और यूट्यूब पे दे रहे हैं फ्री, पैसा उन्होंने नहीं दिया फिर भी दे रहे हैं ना, पढ़ो बस आप, बात ये होती है। सर यूट्यूब पे लाइव और कर दो ना, लाइव दोस्तों दोनों जगह चलती नहीं, नेटवर्क की दिक्कत रहती है इस वजह से, और लाइव कर देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने 51 रुपए दिए दोस्तों, का मतलब कुछ आपको बेस्ट दे, 51 रुपए का तो कुछ बेस्ट दे बस। ठीक है, थैंक यू सो मच।